आपके हस्बैंड का बॉडी कब मिला और आपको क्यों कसूरवार ठहरा के जेल जाना पड़ा? तो वैसे जेल गए थे और उसके एनवायरनमेंट में क्या बताऊँ, 150 औरतें थे, उनके बीच नहाना, खाना किया, मतलब खाने में इतना बड़ा बड़ा इंसेक्ट, कीड़ा, भात के अंदर कीड़ा, वो हटा हटा के हम खाते थे। और उसमें एक आलू मिलने से हम लोग सोचते थे कि आज ठीक है, खुश नसीब हूँ मैं। तो जेल के अंदर ही आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? हाँ, जेल के अंदर। तभी ने जेलर और आईजी ने बोला कि इसको कुछ काम में रख दो। 2000 में मुझे जेल में डाल दिया गया। 13 साल बीत चुका था, एंड दैट्स मोर देन अ डिकेड। हाँ, आपकी पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी जेल में चली गई। अभी हम कोई जगह में बोलने जाते हो, ओ आप प्रेसिडेंसी जेल में थी ना, वो हस्बैंड मर्डर केस में थी ना, मतलब वो पता है, लेकिन हम जो सोशल वर्क करते हैं वो पता नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए आप पर क्या असर पड़े जब आपको आपके पति के खून के आरोप में जेल में डाल दिया जाए। एक ऐसा खून जो आपने किया ही नहीं, जिसका बेबुनियाद आरोप आप पर लग गया और 13 साल तक आपको जेल में रहना पड़े और ना जाने कितनी मानसिक यातनाओं का आपको सामना करना पड़े, और उसके बाद आपको जाकर कोर्ट से यह पता चले कि आप तो निर्दोष हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कोलकाता की रहने वाली अपराजिता बोस गांगुली के साथ, जिन्होंने 13 साल जेल में बिताए एक ऐसे आरोप में, एक ऐसे खून के आरोप में जो उन्होंने किया ही नहीं था। और अंत में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। आज वो एक सोशल वर्कर हैं और डोमेस्टिक वायलेंस या फिर कहें घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, इसके अलावा पॉक्सो यानी कि जो बच्चों के जो जुड़े जो कानून हैं, उनके लिए वो काम कर रही हैं और कई लोगों को न्याय दिलाने में लगी हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का मानसिक यातना या फिर उन्हें सहना पड़ा और उनके आज कामकाज क्या है, किस तरीके से वो समाज के लिए काम कर रही हैं। तो चलिए करते हैं उनसे अब बात चैट विद गुरु के साथ। सबसे पहले अपराजिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और आपने टाइम निकाला हमारे लिए। कुछ अपराजिता जी अपने बारे बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, कुछ अपने बारे बताइए। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ और मेरा शादी भी हुआ कलकत्ता में। आज मेरा, अगर वो जिंदा थे, सो वी वुड हैव कंप्लीटेड 32 इयर्स। टुडे इज माय मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, 32 साल, और हमने कैसे दिन में आपको आज बुलाया है। ये कोइंसिडेंस है कि आज आप उनके बारे में चर्चा कर रही हैं बैठ के, एक ऐसे दिन में जब आपके बीच में वो नहीं है। यस, तो 2026 में कुणाल लापता था। तो उससे पहले तो जानना चाहूंगा कि आपका बचपन क्या कलकत्ता में ही गुजरा, आप और किस तरीके से? बचपन में तो आई वाज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, मतलब मैं पापा का दुलारी थी। आई मीन very much pampered. My schooling was from Loreto Dharamtala. तो आपके हस्बैंड का नाम कुणाल था? कुणाल बोस। कुणाल बोस। और आपकी लव मैरिज थी? Yes, partially love and partially arranged. और मेरा शादी हुआ था 24 जनवरी 1992 में। शादी होने के बाद मुझे बहुत मानसिक टॉर्चर किया, मेरा सास ने बहुत मानसिक टॉर्चर किया, क्योंकि मेरे पास घर नहीं थे, कार नहीं थे, हम उतना पैसा वाला घर में से आई नहीं। माय फैमिली बैकग्राउंड वाज अ मीडियोकर बैकग्राउंड और ये लोग रिच फैमिली थे, तो इसीलिए बहुत टॉर्चर मुझे फेस करना पड़ा। आपके पति आपका साथ देते थे? नहीं, ही वाज साइलेंट वॉचर, मतलब वो वॉच करते थे लेकिन वो नहीं बोलते थे कुछ। तो तभी तो ये डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं था, मतलब वो जो एक्ट 2005 का, तभी तो नहीं था। ये मेरा जो लिटिल फिंगर है, दिस हैड बीन फ्रैक्चर्ड, मतलब मेरा सासू माँ एक जार फुल ऑफ शुगर मेरा हाथ पे ऐसे मारा, तो ये उंगली
टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। तो सिर्फ लड़ाई इसी बात पर थी कि आप गरीब घर से आई हैं और कुछ लेकर नहीं आई हैं, दहेज में लाई नहीं है? दहेज नहीं दिया, लेकिन दहेज के जो नाम पे वो लोग बंगालीज में कहते हैं तत्व, मतलब ये दो वो दो सबको, तो सबको लेके 22 लोगों के लिए गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ दिए। एंड मेरा बहुत मतलब ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी मुझे मेरे पिताजी के घर से मिले थे। लेकिन हाँ, यस, बिकॉज मेरे पास कार नहीं था, मेरे पास बंगलो नहीं था, इसीलिए देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन इन द फैमिली। और जी बताइए। और आपके पति 1992 में आपका शादी हुआ, 1992। और ये जो आपके पति मिसिंग हुए, ये कब हुआ? 2026 मई को। 2026 में 26 में साल 2000 में, ईयर 2000 में, 8 शादी के 8 साल बाद। अच्छा। 2000 में वो बोल के गए थे कि मैं जा रहा हूँ एक मतलब एक बिजनेस के ये मामले में, तो मेरे साथ वो नानटू जाएंगे, जो उसने उसको जो मारे हैं, मतलब नानटू रॉय, कल्याण रॉय। ये नानटू कौन थे? उनके दोस्त थे? हाँ, उनके दोस्त थे। तो 2026 में तब मैं मेरे पापा के घर में थी, क्योंकि मेरा पापा का सांस के तकलीफ थे एंड आई हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल नाइटिंगेल में। तो वो ही उसने जोड़ दिया ये केस के चलते कि मैंने कॉन्स्पिरेसी किया मेरे मायके में बैठ के वो नानटू के साथ, इसीलिए मुझे कॉन्स्पिरेटर भी कहा गया। ठीक है। तो 28 में मुझे पता चला, मुझे कोई खबर नहीं दिया, पता चला नेबरहुड से कि कुणाल इज़ मिसिंग। तो मैंने मेरे भाई को बोला तुम फ़ोन करो, तो माई मदर इन लॉ बहुत शांत थी, हाँ वो तो घर नहीं लौटे। तो वी वर आस्किंग कि आप पुलिस कंप्लेन किए है? नहीं, नानटू ने मना कर दिया। तो मैंने बोला कि ये क्या है, तो तुरंत मैं भाग गई मेरा ससुराल में पापा को छोड़कर। तो वहाँ जाके तो मैंने बोला कि आप क्या पुलिस कंप्लेन किए है? नहीं, तुमको इतना जानकारी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी टाइम माई अंकल इन लॉ हैड कम फ्रॉम लॉस एंजलिस, सो ही वाज सिटिंग देयर। तो उसने बोला कि क्यों, उसको भी जानकारी मिलना चाहिए। नहीं, कोई जानकारी नहीं है, मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी विथ मी, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब जो आपके जो पति जब गायब हुए तो आपके जो ससुर थे, ससुर नहीं थे, जो ससुराल था, उनका रिएक्शन क्या था? नॉर्मल थे सब? नॉर्मल, पूरा नॉर्मल। अगर अचानक से if my son is missing, I would have been मतलब आप पागल हो जाएंगे एक तरीके से। तो she was completely quiet। तो आपके हस्बैंड का बॉडी कब मिला और आपको क्यों कसूरवार ठहरा के जेल जाना पड़ा? मेरे हस्बैंड का बॉडी नहीं मिला, इट वॉज एन अनआइडेंटिफाइड, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, बॉडी की पहचान नहीं हुई, शिनाख्त नहीं हो पाई। नहीं हो पाए, मतलब वो बॉडी मिला लेकिन डिकम्पोज बॉडी। हाँ, यानी बहुत पहले ही उनका मर्डर हो गया था, बॉडी मिलने से पहले बहुत पहले उनका मर्डर। हाँ, बहुत पहले मर्डर हो गया था। मेरे भाई भी पहचान नहीं सके क्योंकि उसका आईज भी बाहर आ गया और उसका जो उंगली, पैर का उंगली सब कुछ गिरा के रास्ते में पड़ रहे थे। इट वॉज ओनली वाटर। तो सेकंड जो कुछ नहीं हुआ, थर्ड जो ना अचानक न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि कुणाल बोस मर्डर ड्यू टू लव, ट्रायंगुलर लव, मतलब त्रिकोण प्रेम करके कोई कुणाल बोस को, और किसको दोष माना है? मुझे। तो मैंने बोला मैंने क्या किया? तो फिर थर्ड जून ही पुलिस स्टेशन, तिलजला पुलिस स्टेशन से सेकेंड आईओ एंड ऑफिसर्स लोग आए थे, मतलब बहुत जानकारी किए सब कुछ। 4 जून 3:45 को प्रोन्नति हाजरा मुझे अरेस्ट नहीं किया, बोला कि शी सेड कि बोली कि तुमको पुलिस स्टेशन जाना है कुछ जानकारी के लिए, तुम वापस आ जाओगी। और उसके मतलब नेक्स्ट डे वाज कुणाल श्राद्ध, मतलब उसका क्रियाक्रम था। तो मैंने मेरा सास से बोला कि मुझे तो कल पिंकू का काम है, तो बोला कि हाँ तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, हम लोग इवनिंग को तुमको लेके आएंगे पुलिस स्टेशन से। सो कुणाल्स मामा वाज एक क्रिमिनल लॉयर, दिलीप दत्ता, लेट दिलीप दत्ता अभी।
तो उसको भी मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने भी बोला हाँ एंटिसिपेटरी बेल तो तुम नहीं ले नहीं सकती हो, देन दैट प्रूव्स दैट आप तुम गिल्टी हो, तो तुम जाओ, हम लोग इवनिंग को तुमको लेके आएंगे। फर्स्ट थिंग वाज कि मैंने जब गाड़ी में मैंने बैठ गया तो मुझे तिलजला पुलिस स्टेशन के पास लेके गए, थाने के पास। प्रोन्नति ने बोला कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमको कुछ दिखाना है। तो ऐसे सीट कवर ऐसे किया तो उसमें देखा कि ग्रे मैटर्स ऑफ कुणाल बोस। ठीक है, वहाँ पे जाकर गाड़ी में क्या था आपने बताया? ये सर का जो ग्रे मैटर्स वो सब, और वो फुट मैट में भी ब्लड स्टेन्स बहुत सारे थे। तो सबने बोला कि इसी गाड़ी में उनको ये दिस हादसा हैड टेकन प्लेस। अच्छा। तो जब मैं थाने पे गई तो ओसी वाज जुगल किशोर मुखर्जी, उसने अच्छी तरह से बात की। लेकिन जब शाम ढल रहे थे तो मैं सोच रही थी कि मैं घर जाऊंगी, तब एक फ़ोन मिला कि नांटू को छोड़ दीजिए, नांटू मेरा छोटा बेटा है, बेटा जैसा है, उनको छोड़ दीजिए, उसको रखिए, मतलब मुझे रखिए। ठीक है, तो ऐसे तो 7 जून हमको जेल कस्टडी मिल गया। जेल कस्टडी मतलब हम लोग जेल के बारे में सुने हैं, लेकिन लाइफ में जेल, तो मेरा तो पैर ही नहीं हिल रहे थे। तो ऐसे मुझे सेल दिए गए थे बिकॉज 164 स्टेटमेंट था बाद ही दिन, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास। तो जब आपको पहला रिएक्शन क्या था, जब आपको लगा जेल भेज रहे हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, मतलब इतना हम सह चुके हैं ससुराल से, एंड दिस फॉल्स इम्प्लीकेशन, मतलब वो बोल रहे हैं नांटू रॉय को छोड़ दीजिए और इनको, तब मुझे सेंस आया कि कुछ गलत हो रहा है, मतलब कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है मेरे अगेंस्ट। तो ऐसे जेल गए थे और उसके एनवायरनमेंट में क्या बताऊँ, 150 औरतें थे, उनके बीच नहाना, खाना किया, मतलब खाने में इतना बड़ा बड़ा इंसेक्ट, कीड़ा, भात के अंदर कीड़ा, वो हटा के हम खाते थे। और उसमें एक आलू मिलने से हम लोग सोचते थे कि आज ठीक है, खुश नसीब हूँ मैं। तो ऐसे मेरा कन्विक्शन हो गया। तो जेल की लाइफ कैसी है अपराजिता? आप तो 13 साल आपने जेल में काटे हैं, जेल की लाइफ कैसी है? शुरुआत में तो मैं अंडर ट्रायल थी, तब तो कोई काम मतलब आपको नहीं करने देंगे जेल अथॉरिटी, लेकिन मुझे ब्लेसिंग्स है भगवान का कि मुझे बहुत अच्छे ऑफिसर से मतलब मुलाकात हुई, जो लोग मतलब क्या बोले, मदद किया आपको उन्होंने? बहुत मदद किया, क्योंकि यूटी जब थी तब कुछ तो काम करने के लिए, मतलब ऐसे सारे दिन बैठ के किताबें कितना पढ़ सकेंगे। तो हमको बोल दिया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ तुम जाकर मेडिसिन देना। तो पढ़ने वाले मतलब शिक्षित औरतें बहुत कम थी तब। अच्छा। तो मैंने वो मेडिसिन दे रहे थे और बच्चे लोग के अंदर मुझे दे दिया, क्योंकि मैंने एक बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किए थे बच्चे लोगों के लिए। मतलब मैं दोनों मेरा बेटा तब 5 साल के थे और एक 3.5 साल के। तो जेल के अंदर ही आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? हाँ, जेल के अंदर। तभी ने जेलर और आईजी ने बोला कि इसको कुछ काम में रख दो। तो बच्चे के लिए मतलब मुझे सिलेक्ट किया कि बच्चे लोगों का कल्चरल थेरेपी करवा। तो ये जो नॉर्मल जो लाइफ होती है जेल में महिलाओं की, लेडीज़ की, कैसी होती है? क्या बहुत टफ होती है मेन से भी? और नहीं, मेन से टफ नहीं होती है। महिलाओं को मतलब बूढ़ा मतलब ओल्ड एजेड जो वुमेन है, वो लोग सिर्फ झाड़ू देते हैं। जो शिक्षित है वो लोग ऑफिस में काम करते हैं, वेलफेयर के साथ काम करते हैं, जेलर के साथ काम करते हैं। तो टफ है, मतलब वहाँ पे बिल्ली भी देखो तो बिल्ली का जो भी फ्रीडम है, हम लोगों को तो नहीं है। जब वो गेट क्लोज होते थे 6 o'clock इन द इवनिंग, तब मैंने सोचती थी कि हाँ, एक दिन गुजर गया, मतलब 365 डेज में एक दिन गुजर गया। ऐसे ही हमको फिर आहिस्ता 12 साल के बाद मुझे पैरोल मिला।
तो ये पहला पैरोल 12 साल के बाद मिला आपको? हाँ, क्योंकि ये पैरोल नहीं दे रहे थे, मतलब मुझे नहीं, किसी लाइफ कॉन्विक्ट को। तो आपका कन्विक्शन हो गया था क्या? 2003 18 सितंबर को मेरा कन्विक्शन हो गया। क्या दिया था आपको? लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी 120B। आजीवन कारावास की सजा दी? आजीवन कारावास। लाइफ मीन्स इट्स नॉट दैट हाँ आपको 14 साल के बाद ही रिहा किया जाए, नहीं, इट्स स्टिल डेथ। मतलब जितना किसी का तो रिव्यू बोर्ड में जाते हैं और वहाँ पे अगर पुलिस का जो रिपोर्ट अगर सही नहीं आते हैं दे डोंट, मतलब रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। अभी भी मुझे केस है जयंतनारायण सर को दिए है, वो जेल में है 29 ईयर्स। 29 साल जेल में है? 29 साल जेल में है। उसका नाम रीता मंडल है। उसके केस हम लोग लिए हैं, देखते और हैं। आज आप जैसे बता रही कि आपके हस्बैंड का हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी, क्या याद है आपको उनके बारे, क्या कैसा रहा? पहले दिन का याद है, मतलब शादी करने के पहले वो छोटा छोटा चिट्स भेज रहे थे कि मेरा वॉमिटिंग हो रहा है, मैं टेंस्ड हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाना खाए हो, मतलब शादी का दिन। तो मैंने बोला छोटा पर्चे में लिखकर मैंने ननद के हाथ में दे दिया कि मैंने कुछ खाना नहीं खाया तो तुम भी मत खाना। तो शादी के बाद वही छोटे छोटे यादें ज़्यादातर याद आते हैं मेरा बेटे के लिए। वो अभी तक मेरा बड़ा बेटा का शादी हो गया तो वो तो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं माँ, बल्कि छोटा बेटा तो नहीं, दोनों ही अभी तक नहीं मिला उन लोगों को, यही है। और जब आपको मतलब बेटों से आपका कोई कनेक्ट नहीं है? कनेक्शन नहीं है, फ्रॉम 2019 से कोई कनेक्शन नहीं है। और आप अब जब आपको एक्विटल किया गया सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या रिएक्शन था आपका? मेरा मैं सुप्रीम कोर्ट ये लोग जा रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। कोई न्यूज़पेपर चैनल से मुझे फ़ोन करके बोला आपका केस फिर सुप्रीम कोर्ट में है। मेरा तो हाथ पैर ठंडा हो गया। मैंने जयंतनारायण सर को फ़ोन किया कि सर देखिए कि ये सब, तो हाँ उसने बोला कि हाँ हम जानते हैं। तो 8 मई 2014 मुझे बाइज्जत बरी कर दिया ये केस से। मैंने जेल के अंदर 17 बेबीज़ का डिलीवरी किया हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर के साथ, और 3 को परवरिश किया हूँ जेल के अंदर, उनका बर्थडे ये सब मनाना। और जेल के अंदर मेरा बेटा का बर्थडे सेलिब्रेट करती थी ये स्वीट्स बात के। बहुत बढ़िया। तो अभी जो है वो वुमेन, अभी जो आप हैं वो वुमेन इश्यूज़ पे काम कर रही हैं, घरेलू हिंसा वगैरह पे काम करती हैं और एसिड विक्टिम्स के लिए भी मदद कर रही हैं भी आप? मैं अभी ब्रेव सोल्स फाउंडेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडर शाहीन मालिक है। शाहीन खुद ही एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, उसने ये ऑर्गेनाइजेशन खोला। तो यहाँ वेस्ट बंगाल का मैं यूनिट हेड हूँ। मेरे साथ 24 एसिड अटैक सर्वाइवर्स जुड़े हुए हैं, सब कोई काम कर रहे हैं। लेकिन कॉम्पेंसेशन के लिए हम लोग प्रोबोनो केसेस कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उन लोग को मतलब हम लोग की इच्छा है, बट वी आर ट्राइंग, दे आर ऑल डूइंग गुड। और यस फर्दर घरेलू हिंसा के बारे में जो अगर कोई केस लाए तो वी आर डूइंग प्रोबोनो केसेस, मतलब सब कुछ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वेरी नाइस। और महिलाओं को इस केस, आखिरी सवाल, महिलाओं को क्या न्याय मिल जाता है इस सब में कि लेट होता है जस्टिस में? अभी भी क्या जस्टिस तो ऐसे ही डिले है। आप देखिए मेरे केस में 2000 में मुझे जेल में डाल दिया गया। 13 साल बीत चुका था, एंड दैट्स मोर देन अ डिकेड। हाँ, आपकी पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी जेल में चली गई। ऑफ कोर्स। और फिर हम लोग का क्या है, रिहैबिलिटेशन स्कीम नहीं है कोई इनमेट के लिए, मतलब कोई प्रिजनर के लिए रिहैबिलिटेशन स्कीम नहीं। कहाँ जाए हम लोग? आप बोलिए ना, वहाँ पे इतना वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, लेकिन बाहर आके क्या करें? कोई तो हम लोग को मदद भी नहीं कर सकते। मतलब मदद करना चाहते हैं कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन वो लोग आगे नहीं आते हैं। और एक सोशल स्टिग्मा क्या अभी भी है आपके साथ? बहुत है ये तो स्टिग्मा तो हम जब तक मर नहीं जाए तब तक रहेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई जगह में बोलने जाते हो, ओ आप प्रेसिडेंसी जेल में थी ना, वो हस्बैंड मर्डर केस में थी ना, मतलब वो पता है, लेकिन हम जो सोशल वर्क करते हैं वो पता नहीं है। तो दोस्तों ये क्या कहें, ये समाज का एक दोगलापन ही कहें कि जो इंसान
कसूरवार नहीं था, उसके बावजूद उसने सज़ा काटी, 13 साल वो जेल में रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी आपको बरी किया था शायद, हाई कोर्ट 2013 4 दिसंबर ने आपको बरी किया था। दोनों कोर्ट से वो बरी हो गई, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से वो बरी हो गई। लेकिन आज भी उनको एक सामाजिक बहिष्कार या सोशल स्टिग्मा का ही उनका सामना करना ही पड़ता है। जब भी इनका नाम आता है तो इन्हीं उन लोगों में से गिना जाता है जिन्होंने प्रेसिडेंसी जेल में सजा काटी थी अपने पति के मर्डर के आरोप में, और कन्विक्शन भी हुआ था, लेकिन फिर उसे उलट करके उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन अब वो जो है वो समाज के लिए काम कर रही है। बहरहाल समाज का जो नज़रिया है वो भी पलटना चाहिए इन सब लोगों के प्रति, क्योंकि इन्होंने एक नई शुरुआत की है, बाहर आए हैं उस चीज़ से, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इन्हें सपोर्ट करने का। और यही इनका मकसद था, हमें आज इनको यहाँ बुलाने का और आपको बताने का इनकी ज़िंदगी के बारे। अपराजिता जी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आप आए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर हैं, अगर आप इनसे कुछ बात करना चाहें तो अपराजिता जी आपसे लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं। किसी को मतलब अगर कोई महिलाओं का कुछ समस्या का सुलझन हम लोग कर सकते हैं लीगली, तो वो भी आकर बिल्कुल, अगर आप कोई भी महिलाएं को समस्या झेल रही हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। और अब क्या कहना है अपराजिता जी के बारे वो हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि इनको पता चले कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त।